Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. I have already uploaded 4 chapters for 12th Commerce Economics. This is the fifth one, poverty. In the first part of the chapter number 5, poverty, I have discussed two major concepts. One that is related to the introduction and the concept of poverty. And in the same part, I have already discussed the nature of poverty. Okay. और इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स. ओके. 1 MCQ, 2 short questions, 1 question for 2 mark and 1 question for 5 mark. So total from this particular chapter you can score 10 marks directly. अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है, प्लीज वॉच दैट सेशन एंड देन वॉच दिस पर्टिकुलर सेकेंड वन. Now, here is the indicators of poverty. This question is asked in board examination for many times. Almost अगर 6 एग्जाम हुई है अब तक, तो 4 एग्जाम में तो ये क्वेश्चन 5 मार्क में पूछा गया ही है. तो इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लो. दिस सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. डोंट फॉरगेट this particular session is the most important one. Now, here are the indicators of poverty. अगर ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से देख लो और समझ लो तो आपको पता चल जाएगा कि उस जगह पे पॉवर्टी है कि नहीं है. ओके. सो दीज आर सम कंपोनेंट्स which are also known as the indicators. Okay, so from the help of these particular indicators we come to know that what kind of or what level of poverty India is facing. So what are they? First one, that is your per capita household consumption expenditure. Second one, that is level of malnutrition. Third one, that is your life expectancy and infant mortality rate. Fourth, medical facilities. Fifth one, that is drinking water. Sixth, that is provision of toilets. Seventh one, that is your housing facilities. Eighth, electricity consumption. Ninth one, that is your education. 10th, unequal distribution of income and property. And the last one, that is high rate of unemployment. These all 11 indicators that can help you to find out whether there is actual poverty or not. तो सारे 11 इंडिकेटर्स को वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से कोई भी पॉइंट में से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है. जैसे कि अगर आपको ऐसा पूछ लिया कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज जो है आपके इंडिया में वो कैसे पॉवर्टी को डिफाइन करती है, तो आपको उसका थॉरो नॉलेज होना चाहिए. तो एक सेशन अच्छे से पढ़ेंगे और ऐसा ट्राई करेंगे कि 5 में से आप कैसे भी करके 4 मिनिमम मार्क्स तो लेके ही आओ. ओके. सो नाउ द फर्स्ट वन, दैट इज योर पर कैपिटा हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके. तो यहाँ पे पर होल्ड, ओके, पर कैपिटा हाउस होल्ड दैट मीन्स पर कैपिटा दैट मीन्स माथाडी, एक आदमी की हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होता है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? द नेशंस टोटल स्पेंडिंग, पूरे नेशन का टोटल स्पेंडिंग ऐसे गुड्स पे कितना होता है, ओके, उसका टोटल करो और उसको डिवाइड करो किससे? आपके स्टेट की या तो फिर आपकी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से. तो आपको क्या मिल जाएगा? पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा. सो एज पर द वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट फॉर द ईयर 2014, द per capita household consumption expenditure was $725 in India. तो यहाँ पे हमने क्या निकाला? एक हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाला. अगर इससे ज्यादा अगर कोई कंजम्पशन करता है देन दे आर अबाउ द पॉवर्टी लाइन. इफ दे आर गेटिंग सम लेस देन दिस देन दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगर इससे कम हो रहा है तो वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं. तो ये डेटा किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने. तो यहाँ पे मैंने जो जो चीजें आपको डार्क या तो फिर बोल्ड करके लिखी हुई है वो सारी इंपॉर्टेंट है.
इसमें से कोई चीजें आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि इसमें से 1 मार्क का एमसीक्यू और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स 3 मार्क्स ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ओके, सेकेंड वन दैट इज लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। ओके, सो व्हाट इज कॉल्ड एज माल न्यूट्रिशन? अगर आप कोई भी फूड कंज्यूम करते हो but it has some lack of calories, proteins, carbohydrates, vitamins, minerals, ये अगर चीजें उसमें नहीं है then it is considered as your level of malnutrition. Okay, so in the year 1990 to 92 the malnutrition level in India was 23.7 percentage. Now in the year 2014-16 it has reduced to 15.2%। पहले 23.7% तक का था, अब वो कम होके कितना हो गया है? 15.2%। It shows even though there are 15% people who are not getting the food which has calories, proteins, carbohydrates, vitamins and minerals, ऐसे भी लोग हैं इंडिया में। अगर आप ऐसे ही काउंट करो, अगर 100 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की एक्सपेक्टेड, सुनो एक एग्जाम्पल है, ऐसे मतलब हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इसको एग्जैक्ट फिगर मत ड्रॉ करना। अगर 100 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उसमें से 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फूड तो मिल जाता है पर उसमें न्यूट्रिशन नहीं होते, कैलोरीज नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं होते, विटामिन भी नहीं होते और मिनरल्स भी नहीं होते। तो ये भी तो एक बड़ी दिक्कत है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कीप वॉच ऑन दिस थिंग्स। Previously it was 23.7%, which has reduced to 15.2%, but still in India there are 15% people who are not getting food with a good malnutrition. Okay, they are not getting a food which has lack of calories, proteins, carbohydrates, vitamins and minerals. So from that we can come on a conclusion that in India 15% people are poor in nature. They are not able to satisfy the minimum requirement of calories, proteins and all. Okay, third one that is your life expectancy and infant mortality rate. Now what is called as life expectancy? A newborn baby is expected to live how many years average? Okay, अगर एक बच्चा उसने जन्म लिया है तो वो कितने साल तक जिएगा? So on that basis we can come on a life expectancy. अब ये चीज क्या बताती है? अगर आपकी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ न्यूट्रिटिव फूड, there is cleanliness, there is pure drinking water in the country, health services are good in nature, ये सारी चीजें उसमें से आपको पता चलती है। सेम वे व्हेन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज लोअर, जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमने ये कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर यहाँ पे आपको फिर से एक बार रिफर करवा रहा हूँ। अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब क्या? नंबर ऑफ डेथ टेकिंग प्लेस पर 1000 चिल्ड्रन बॉर्न बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब अगर एक बच्चे का जन्म हुआ तो ऐसे 1000 बच्चों में से अगर आप एक साल में कितने बच्चों की डेथ हो रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ओके, तो ये भी आपको देखना है कि एक साल में कितने बच्चों की मौत हो गई है। ओके, सो इन द ईयर 2014 द नॉर्वे हैज द हाईएस्ट 81.6% लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मगर आप सोचो कि नॉर्वे में एक आदमी अगर मतलब वहां पे बर्थ होती है उसकी, एक आदमी की, वहां पे अगर कोई बॉर्न हुआ तो वो कितने साल तक जिएगा? एवरेज वो जिएगा 81 इयर्स तक। ओके, एंड सेम वे द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाज 2। 2014 में सिर्फ 1000 में से पूरे साल में 2 ही बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है। और यहाँ पे कंपेयर करो इस चीज को इंडिया से, तो इंडिया में क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? 68 इयर्स। अगर कोई आदमी ने जन्म लिया है इंडिया में तो कितने साल तक जिएगा? एवरेज 68 इयर्स तक जिएगा। सेम वे इन्फेंट मोर्टालिटी इंडिया में कितनी है? 39 इयर्स। दैट मींस ऑन 1000 विद इन अ ईयर 1000 में से कितने बच्चे की डेथ हो सकती है? 39 की तो मिनिमम डेथ होने वाली है। सो इट शोज दैट health facility is in Norway is quite good, but that is not good in the sense in this particular nation India. Okay, हमारे यहाँ पे उतनी अच्छी हेल्थ सर्विसेज अभी तक डेवलप नहीं हुई है।
ये चीज ये शो करती है। बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें, जैसे कि अगर आपको अच्छा फूड मिले, पीने के लिए अच्छा पानी मिले, हेल्थ सर्विसेज अच्छी मिले, पूरे एनवायरनमेंट आपका क्लीन हो, तो ये सारी चीजें भी आपको इफेक्ट करेगी टू इंक्रीज योर हेल्थ। सेम वे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर ज्यादा हो तो वो प्रॉब्लमेटिक है, कम हो वो अच्छी चीज है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज्यादा हो वो अच्छी चीज है, कम हो उतनी बुरी चीज होगी। इसको ध्यान रखना, इसको उल्टा मत कर देना, नहीं तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज। अब मेडिकल फैसिलिटीज में क्या, नाउ डेवलपिंग कंट्रीज, अगर आप डेवलपिंग इकोनॉमी में रहते हो तो वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज और मेडिकल सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं होती। जैसे कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में अभी कोरोना के केसेस इतने बड़े बढ़ गए हैं, जैसे कि चाइना था, तो चाइना में सबसे पहले केस आया था, वहां से ये चीज स्टार्ट हुई। और अगर उसका टोटल नंबर ऑफ केसेस देखो तो वो ऑलमोस्ट 1 लाख से कम है। और अभी की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से इंडिया में एवरी डे मोर देन 87 और 86,000 केसेस आर कमिंग। उन लोगों के टोटल इतने नहीं हुए जितने हम रोज यहाँ पे उतने केसेस आते हैं। सो अवर पर्टिकुलर नेशन डजंट हैव द गुड मेडिकल फैसिलिटीज। तो डेवलपिंग कंट्री में क्या सिचुएशन है, एवरी 1000 दैट मीन्स 6000 पीपल देयर इज ओनली वन डॉक्टर। 6000 लोगों के सामने एक डॉक्टर है। जब डेवलप इकोनॉमी की बात करते हैं, डेवलप इकोनॉमी लाइक आप यूएसए ले लो या तो फिर रशिया ले लो, ये सारी जगह पे आपकी बात करोगे, लंदन ले लो, कनाडा ले लो, तो वहां पे क्या है, वहां पे ऑन अ 350 पीपल 350 लोगों के सामने ही एक डॉक्टर है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई, ऐसी महामारी आई, तो वो सारी जगह जल्दी कवर अप हो जाएगी कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज। ओके, क्योंकि यहाँ पे 6000 लोगों पे एक डॉक्टर है, वहां पे सिर्फ 350 पर्सन पे एक डॉक्टर है। तो मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत बड़ा रोल करती है इन defining the poverty lines, because if someone is not able to attain that medical facilities, not able to get that kind of medical facilities because the less number of doctors are there, then they might get more and more poor, क्योंकि नई नई बीमारी आती जाएगी, बीमारी जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी वजह से क्या होगा, जो भी वो कमा रहा है वो सारी चीजें उसकी मेडिकल फैसिलिटीज कोप अप करने में ही चली जाएगी। सो दिस प्ले वाइटल रोल। Okay, so this one is also considered as an indicator of poverty. Let's see the next one. Next one, that is drinking water facility. Okay, so health of the population is very much connected to the drinking water facilities. अगर आप जितना आपका पानी अच्छा पियोगे या तो फिर जितना भी क्लीनलीनेस वातावरण में होगा, जो एनवायरनमेंट में जितना भी क्लीनलीनेस होगा, उसके हिसाब से, उसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। So according to the census report 2011, 2011 में जो सेंसस रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से क्या बोलते हैं कि इंडिया में 63% फैमिलीज विल गेट द प्योर ड्रिंकिंग वाटर थ्रू दी ट्रीटेड सोर्स। मतलब प्रॉपर सोर्स से अगर आप लो तो ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको पीने का अच्छा पानी मिलता है, तो 63% पीपल आर ओनली गेटिंग द प्योर वाटर। ओके, 8.67 families get untrapped tap water, मतलब उनको ट्रीटेड के हिसाब से नहीं मिलता पर उनको पानी तो अच्छा मिल जाता है। कितने लोगों को, 8.67, मतलब अनट्रीटेड टैप से उनको लेना पड़ता है। और 26% of the people get the water from the other resources such as well, hand pumps, spring waters, canal and ponds। 26% लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक वाटर फैसिलिटी, मतलब उनके घर तक नल से पानी भी नहीं आता, उनको क्या करना पड़ता है, इनको जो मटके हैं वो मटके लेके जाके पानी लेना पड़ता है। कुएं से लाओ या तो फिर हैंडपंप से भरते हैं या तो फिर स्प्रिंग वाटर लेते हैं या तो फिर कैनाल में जाके भरते हैं या तो फिर क्या करते हैं, कोई तालाब हो, झरना हो, वहां से ये सब चीजें लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन इंडिया में 2011 से है। ओके, सो दिस शोज द possible poverty in our country because the water, polluted water is increasing day by day. Due to that क्या क्या issue हो सकता है,
पीपल विल बॉर्न सम मोर डिजीजेस। ओके, क्यों, क्या होगा, क्योंकि अगर आप अच्छा पानी नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा, आपको डिजीज भी तो लग सकता है। अगर डिजीज लगा फिर हेल्थ सर्विसेज भी अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज भी आपको पॉवर्टी के आसपास ले जा सकती है। देन सी द नेक्स्ट वन, प्रोविजन ऑफ द टॉयलेट्स। 70% ऑफ द टोटल पॉल्यूशन लिव्स इन विलेजेस। इंडिया में अगर आप कंपेयर करो तो 70% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, विलेजेस में रहती है। सो दे आर मोर prone to the waterborne and contagious diseases। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से, जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, टेबल 5.7 क्लासिफिकेशन ऑफ स्लम फैसिलिटीज, फैमिलीज विद टॉयलेट फैसिलिटीज। मतलब स्लम में अगर 100 फैमिलीज रहती है तो उसमें से टॉयलेट फैसिलिटी किनके पास है, 66% पॉपुलेशन डू हैव दी टॉयलेट फैसिलिटीज। ओके, और 34% पीपल के पास तो टॉयलेट फैसिलिटी बेसिक है भी नहीं, इतनी बेसिक टॉयलेट फैसिलिटी भी उनके पास नहीं है। सो दैट ऑल्सो शो द एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज सेवेंथ वन, दैट इज हाउसिंग। नाउ व्हाट इज हाउसिंग? हाउसिंग इज अ प्राइमरी नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि कैसे बोला जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, हम कोई भी बात करें तो इनमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। मिनिमम यू नीड फूड, यू नीड क्लोथ्स एंड यू नीड अ हाउस टू स्टे। तो अगर आप पॉवर्टी के हिसाब से देखो, सो टाइप ऑफ अ हाउस विल आल्सो डिसाइड वेदर दैट पर्सन इज अ पुअर और नॉट। जैसे कि अगर कोई आदमी हर्ट में रह रहा है या तो फिर वो स्लम एरिया में रह रहा है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि दैट पर्सन कैन बी पुअर। Same way, if that particular house has a drainage facility, do it has a electricity facility, do it has a tap in the house, how many members are staying in his house, how many percentage of housing facilities are given। ओके, सो परसेंटेज भी निकालेंगे, टोटल करके इनका परसेंटेज भी निकालेंगे, सबके पास, कितनों के पास ये सारी फैसिलिटीज है। अगर ये सारी फैसिलिटीज है देन ही इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर एज अ पुअर, उसको पुअर नहीं कहा जा सकता। फिर उसको दूसरे क्राइटेरिया में देखना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, हमको ये भी देखना है कि उसके पास अगर हाउस है तो कौन से टाइप का है, उसमें गटर है कि नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वहां पे पानी है कि नहीं है, कितने लोग वहां पे रह रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाउसेज आर देयर, दिस काइंड ऑफ हाउसेज आर देयर। और अगर वहां पे एक ही रूम है तो एक रूम में कितने लोग रह रहे हैं, जैसे कि बॉम्बे, अगर बॉम्बे की बात करें तो वहां पे एक या दो रूम में कितने लोग, 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें ध्यान में ली जाएंगी। सो दैट वाज अबाउट द पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट वन, नंबर 8, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन? In India, the major production of electricity is done by Indians. Major consumption is also done by us. If we want to increase the productivity of our country, we need more and more electricity। और अब सिचुएशन क्या है, इंडिया में तो कई ऐसी जगह है पे जहां पे मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल रही। तो ये भी आपको चीज दिखा रही है कि वी आर मोर पुअरर कंपेयर टू दी डेवलप्ड कंट्रीज। Next one, that is education. As per the World Bank report, the age of 15 years and above who can read and write, they are literate। अगर कोई 15 साल या उसकी ज्यादा की उम्र का है और अगर उसको पढ़ना लिखना आता है देन ही इज कंसिडर एज अ लिटरेट, मतलब वो पढ़ा और लिखा हुआ इंसान कहा जाएगा। पर अगर इसको ये चीज नहीं आती देन ही इज कंसिडर एज इलिटरेट। एंड इफ ही इज इलिटरेट, मोस्टली दे माइट बी पुअर। अगर उसने इतना नहीं पढ़ा तो वो पुअर होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपको बेसिक ट्रेनिंग्स नहीं मिलती, योर कैपेबिलिटीज आर नॉट इंक्रीजिंग। सेम वे यू विल नॉट गेट सम प्रोडक्टिव वेजेस, क्योंकि आप एक स्किल्ड वर्कर नहीं होंगे, आप कौन से होंगे, अनस्किल्ड वर्कर होंगे। तो ये भी तो एक सिचुएशन रहेगी। सो एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस वन। नंबर 10, दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड दी प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको पता हो, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। ये कोट हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं और वो सिचुएशन भी है, बिकॉज पीपल गेट सम मनी टू इन्वेस्ट। अगर किसी के पास पैसे ही नहीं है तो वो क्या इन्वेस्ट करेगा और उससे क्या रिटर्न लेगा।
1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, एलपीजी पॉलिसीज एप्लीकेबल हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ, सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाज अनइक्वल इन नेचर। जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसके पास बहुत पैसे आ गए, उसका प्रोडक्शन अपवर्ड लेवल पे जा रहा है, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, सारी चीजें मिल रही है, पर पॉवर्टी वाज नॉट नोटिस्ड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ये एक दिक्कत वहां पे रह गई। फिर एक यहाँ पे कंपैरिजन देखो, अगर हम एक्चुअल नेशनल इनकम के 1% टॉप रिच पर्सन की इनकम निकालें तो देखो, इन द ईयर 1998 इफ वी टेक 1% रिच क्लास तो उनकी टोटल नेशनल इनकम में उनका रोल कितना है, 9%। फ्रॉम दैट इट हैज इंक्रीज्ड टू 12.6%। दैट मीन्स एक ही प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो पूरे नेशनल इनकम में 12% की नेशनल इनकम अर्न करते हैं। तो सोचो कि हाउ मच और हाउ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड द प्रॉपर्टी आर देयर। तो ये भी एक important पॉइंट है। एंड द लास्ट वन दैट इज नंबर 11, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज कॉल्ड एन अनएम्प्लॉयमेंट? When the people with the working capacity and willingness to work at existing wage rate do not find work, they said to be unemployed। जैसे कि अगर कोई एक आदमी है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी है, as well as he is willing to do the work, but एग्जिस्टिंग वेज रेट के हिसाब से उसे कुछ नहीं मिल रहा, देन ही इज कंसिडर एज अनएम्प्लॉयड। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो उसकी फैमिली की बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं कर सकता। So in the year 2011, what was the unemployment rate? It was 9%. Okay. So as per the Labour Commission, they have come on a conclusion in the year 2013-14, the rate of unemployment among the people 15 years and above, 15 साल से ज्यादा की उम्र के जो लोग थे उनमें टोटल 4.9% पीपल आर अनएम्प्लॉयड। रूरल एरिया में कितने थे? 4.7% एंड अर्बन एरिया में थे 5.5%। दिस पर्टिकुलर numbers are given by लेबर कमीशन। तो ये भी आपको एक याद रखने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर में मैक्सिमम डेटा है, सारे डेटा अच्छे से याद करो। और यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया पूरा इक्वेशन इंडिकेटर्स। ओके, इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। 11 पॉइंट्स है, 11 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देख लो। मैंने सारे आपको एक्सप्लेन किए हैं, इसको नोट डाउन करो, क्योंकि बुक में से पढ़ोगे, बुक में बहुत सारी चीजें दी है। इतना ही पढ़ो, इतना ही याद करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा छांट के काम की चीजें आपके लिए निकाली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।